हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था तीसरा, मृदा या सॉइल के बारे में। जी, ये हमारे इस लेसन का चौथा पार्ट है। इस लेसन में अपन ने मृदा के संगठन, मृदा के गठन, उनके महत्व के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, जल के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, सिंचाई का प्रभाव, तापमान का प्रभाव, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं किस चीज के बारे में। मृदा के अंदर जो जल पाया जाता है, मिट्टी में जो जल होता है, मिट्टी को जल कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, कौन कौन से प्रकार का जल होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज नया टॉपिक हमारा मृदा नया टॉपिक है आज हमारा मृदा जल। मृदा जल में क्या होता है, देखिए। मृदा कणों के बीच, जो मिट्टी के कण होते हैं, मृदा कणों के बीच रंध्र अवकाशों में जो उपस्थित जल होता है उसे मृदा जल कहते हैं। ठीक है, ये मिट्टी के कण हैं इस प्रकार से। ये इनके जो ये बीच में अवकाश होते हैं, जगह होती है, इन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र अवकाशों में जो जल पाया जाता है उसे अपन मृदा जल कहते हैं। तो देखिए, मृदा कणों के बीच रंध्रावकाशों में उपस्थित जल मृदा जल कहलाता है। मृदा कणों के बीच रंध्र अवकाशों में जो जल पाया जाता है उसे मृदा जल कहते हैं। अब ये मृदा जल होता है, वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय भूमिका निभाता है। क्योंकि ये जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है और कहाँ पहुंचाया जाता है, जाइलम द्वारा कहाँ पर, पत्तियों तक पहुंचाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है। तो बहुत ही जरूरी है मृदा जल प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय भूमिका निभाता है। सक्रिय भूमिका क्या करता है, निभाता है। एकदम सक्रिय भूमिका निभाता है। अगर ये ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये जो मृदा जल होता है, ना तो मिट्टी को अधिक गर्म होने देता है, ना ही ज्यादा क्या होने देता है, ठंडा होने देता है। मृदा जल मृदा को अधिक न तो अधिक गर्म होने देता है, न ही अधिक ठंडा होने देता है। नहीं तो अधिक गर्म होने देता है, नहीं अधिक ठंडा होने देता है। ठीक है, अब जो पौधे के लिए विभिन्न आवश्यक तत्व होते हैं मिट्टी से, वो भी मृदा जल के साथ ही जाइलम द्वारा कहाँ पहुंचाए जाते हैं, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। तो विभिन्न आवश्यक तत्वों को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करती है, हमारी मृदा जल करता है। पूरा लिखते हैं हम, पौधे के लिए विभिन्न आवश्यक पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य मृदा
जल करता है। कौन करता है? मृदा जल करता है। मृदा जल के प्रकार क्या है? देखिए, मृदा जल के प्रकार, मृदा जल के क्या प्रकार है? मृदा जल के 3 प्रकार है। एक तो आर्द्रता ग्राही जल, दूसरा है गैसीय जल और तीसरा है गुरुत्वीय या स्वतंत्र जल। पहला है आर्द्रता ग्राही जल। आर्द्रता ग्राही जल। दूसरा है हमारा गैसीय जल और तीसरा है हमारा गुरुत्वाकर्षण जल, जैसे गुरुत्वीय जल या इसे ही स्वतंत्र जल कहते हैं। ये स्वतंत्र होता है, ये पौधे के अधीन नहीं होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। 3 प्रकार के जल पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले आप इसका पहले। फिर आगे पढ़ते हैं अपन आर्द्रता ग्राही जल के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए, पहला है हमारा आर्द्रता ग्राही जल। पहला है हमारा आर्द्रता ग्राही जल। आर्द्रता ग्राही जल क्या होता है? ये जल मिट्टी को कैसे प्राप्त होता है? जलवाष्प के रूप में प्राप्त होता है। जब मिट्टी जलवाष्प को अवशोषित करती है तो ये जल कहाँ आता है? जमीन में आता है, मृदा में आता है। इसीलिए इसको आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ की जो आर्द्रता होता है उसको मिट्टी द्वारा ग्रहण किया जाता है और पानी को सोखा जाता है। यह जल मृदा कणों के साथ बहुत ही मजबूत बंध के साथ जुड़ा होता है, आसंजन बल के साथ मृदा कणों के साथ जुड़ा होता है, जिसके कारण पौधे इसका उपयोग नहीं कर पाते। तो ये पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। यह जल मृदा को जल वाष्प के अवशोषण से प्राप्त होता है, जिसे इसलिए इसे आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। यह जल मृदा के कणों के साथ नहीं, कणों के चारों ओर कर लीजिए, चारों ओर मजबूत आसंजन बल से जुड़ा होता है। आसंजन बल से जुड़ा होता है। पौधे इसका उपयोग करने में अक्षम होते हैं। पौधे इसका उपयोग करने में अक्षम होते हैं, अर्थात काबिल नहीं होते, ये उपयोग नहीं कर पाते, अक्षम होते हैं।
अक्षम होते हैं, अर्थात उपयोग नहीं कर पाते, पौधों के ये उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही मजबूत आसंजन बल से जुड़े होते हैं, कणों द्वारा बहुत ही मजबूत आसंजन बल से जुड़े होते हैं, तो पौधे की जड़ें इसको उन मिट्टी के कणों से अलग नहीं कर पाती। अगला है केसीय जल। केसीय जल, केसीय जल क्या होता है? देखिए, यह मृदा कणों पर पृष्ठीय बलों द्वारा जुड़ा रहता है। ये मृदा कणों के जो आर्द्रता ग्राही जल होता है वो तो आसंजन बल द्वारा जुड़ा होता है, और ये क्या होता है? पृष्ठीय बलों द्वारा जुड़ा होता है या धारित रहता है। यह मृदा कणों पर पृष्ठीय बलों द्वारा धारित रहता है। पृष्ठीय बलों द्वारा धारित रहता है। इसके अणु जो होते हैं, इस कण के अणु इस जल के अणु, जो केसीय जल होता है उसके अणु क्या होते हैं? एक तो स्वतंत्र होते हैं, दूसरे गतिशील होते हैं, इसलिए ये सुलभ बहता हुआ जल कहलाता है। गतिशील और द्रव अवस्था में होते हैं। इस जल के अणु स्वतंत्र, गतिशील एवं द्रव अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं। द्रव अवस्था में होते हैं। ये पौधे को सरलता से प्राप्त हो जाता है। ये पौधे को बहुत ही सरलता से प्राप्त होता है क्योंकि स्वतंत्र होता है, गतिशील होता है और द्रव अवस्था में होता है, इसलिए पौधे की जड़ें इसको बहुत आसानी से सोख लेती है, इसलिए इसको सुलभ जल कहते हैं। ये पौधे को बहुत सरलता से, आसानी से प्राप्त होता है। यह पौधे को सरलता से प्राप्त होता है, इसलिए इसे सुलभ जल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सुलभ जल कहते हैं। अब अगला है हमारा सुलभ जल कहते हैं क्योंकि बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है। ये कृषि उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि स्वतंत्र होता है, आसानी से मिट्टी द्वारा ये पौधों को प्राप्त हो जाता है, तो कृषि उत्पादन की दृष्टि से ये सर्वोत्तम जल है। इंपॉर्टेंट बना लेना, 1 नंबर का सवाल अगर पूछ ले कि कृषि उत्पादन के लिए, खेती के लिए सर्वोत्तम जल किसे माना जाता है, तो केसीय जल को माना जाता है। यह कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है। अब केसीय जल की मात्रा को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ठीक है, कौन कौन से कारक हैं जो इस केसीय जल को, क्योंकि ये खेती के लिए सर्वोत्तम है, खेती फसलों को आसानी से, पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो इसको मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं वो पढ़ते हैं अपन। केसीय जल की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक अपन क्यों पढ़ रहे हैं भाई इस पाठ्यक्रम में? क्योंकि ये पौधे को बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, तो इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा खेतों की मिट्टी में बहुत होना आसानी जरूरी होता है, केसीय जल होना जरूरी होता है, इसलिए इसकी मात्रा कैसे प्रभावित होती है तो देखिए, पहला है पृष्ठ तनाव।
पृष्ठ तनाव बढ़ने के साथ साथ जो पृष्ठ अर्थात सतह का जो तनाव होता है, पृष्ठ तनाव बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव घटने के साथ बढ़ता है। जो केसीय जल होता है वो पृष्ठ तनाव बढ़ने के साथ बढ़ता है और घटने के पृष्ठ तनाव घटने पर केसीय जल भी घटता है। तो देखिए पहला है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बढ़ने के साथ केसीय जल बढ़ता है तथा पृष्ठ तनाव घटने के साथ केसीय जल घटता है। केसीय जल क्या होता है? घटता है। केसीय जल घटता है। दूसरा है मृदा कणों का जो आकार होता है वो महीन कणों वाली मृदा में क्या होता है? केसीय जल की मात्रा अधिक होती है। मृदा कणा जो महीन बारीक कण होते हैं, बारीक कणों वाली महीन कणों वाली मृदा में केसीय जल अधिक होता है। केसीय जल अधिक होता है। फिर मृदा की संरचना पर भी केसीय जल निर्भर करता है। कणीय संरचना वाली मृदा से अधिक केसीय जल होता है। ठीक है, जो कणों वाली संरचना है तो बिल्कुल बारीक भुरभुरी होगी, ठीक है, उसमें तो केसीय जल की मात्रा कम होगी। लेकिन जो कणीय संरचना होगी, अगर कणों वाली संरचना होगी तो उनके बीच रंध्रावकाश ज्यादा होंगे, रंध्र ज्यादा होंगे, खाली जगह ज्यादा होगी, जिसमें पानी की मात्रा आराम से बढ़ जाएगी। मृदा संरचना कणीय मृदा में केसीय जल की मात्रा अधिक होती है। अधिक होती है। फिर है जीवांश पदार्थ। जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ने पर केसीय जल की मात्रा भी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि जीवांश पदार्थ तो जीवों के कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो अगर मिट्टी में ज्यादा मात्रा में हो तो उस मिट्टी में केसीय जल की मात्रा भी क्या होगी? अधिक होगी। क्योंकि वहां पर जहाँ जीवांश पदार्थ हमने पढ़ा है, जहाँ जीवांश पदार्थ जिस मिट्टी में ज्यादा होती है वहां पर क्या होता है? जल धारण की क्षमता अधिक होती है। जीवांश पदार्थ, जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ने पर जल धारण की क्या? केसीय जल की मात्रा भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे केसीय जल की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। अब केसीय जल की गति किस प्रकार होगी? ठीक है, केसीय जल की गति कहाँ कैसे होती है? केसीय जल की गति इस प्रकार होती है कि केसीय जल मृदा के जो कण होते हैं आपस में मिलकर एक झिल्ली का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक नलिका का निर्माण भी बोल सकते हैं या एक झिल्ली परत का निर्माण करते हैं।
जिससे के से जल क्या करता है, आगे की तरफ गति करता है। के से जल की गति। गैसीय जल की गति। गैसीय जल की गति क्या होती है? गैसीय जल में गति इस प्रकार होती है, देखिए, मृदा के कण होते हैं वो आपस में मिलकर झिल्ली बनाते हैं तथा एक कण से दूसरे कण में गैसीय जल की गति करवाते हैं। मृदा के कण आपस में मिलकर झिल्ली बनाते हैं तथा एक कण से दूसरे कण में, एक कण से दूसरे कण में गैसीय जल की गति करवाते हैं। गैसीय जल की क्या करवाते हैं? गति करवाते हैं। नोट, अगली लाइन आप नोट बना के अपने नोट्स में उतारना। कैसे कि मृदा द्वारा जो अधिकतम मात्रा में जल धारण करने की, कैसे जल धारण करने की मात्रा में जल धारण करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं? अधिकतम गैसीय क्षमता कहते हैं। मृदा द्वारा अधिकतम जल धारण करने की क्षमता को अधिकतम गैसीय क्षमता कहते हैं। अधिकतम गैसीय क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई गैसीय जल के बारे में बातें। अब तीसरा जल हम पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण जल या स्वतंत्र जल। गुरुत्वाकर्षण या स्वतंत्र जल। अब इसको स्वतंत्र क्यों कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण जल किस कारण कहते हैं, इसके बारे में अपन जानकारी करते हैं प्राप्त। अधिकतम गैसीय क्षमता से अधिक जल होने पर, अगर गैसीय क्षमता से भी अधिकतम गैसीय क्षमता से भी जल अधिक हो जाए होने पर ये दीर्घ रंध्रों में बढ़ जाता है, ये बड़े बड़े रंध्रों में, बड़े बड़े होल में बढ़ जाता है तथा ये पृथ्वी के गुरुत्व के कारण प्रभाव में रहता है, इसलिए इसको गुरुत्वीय जल या स्वतंत्र जल कहते हैं। अगर अधिकतम जो गैसीय क्षमता होती है, हमने अभी ये लास्ट लाइन पढ़ी है कि अधिकतम जल धारण करने की क्षमता को अधिकतम गैसीय क्षमता कहते हैं। इस क्षमता से भी अधिक जल हो जाता है तो जल क्या होता है, दीर्घ बड़े बड़े रंध्रों में भर जाता है। फिर ये जल पौधे के लिए उपयोग में नहीं आ सकता, क्योंकि फिर ये किसके अधीन में आ जाता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन में आ जाता है और नीचे की तरफ उस पर एक बल लगता है। ठीक है, जिसके कारण इससे गुरुत्वीय जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है। इसीलिए इसको, इस जल को अपन गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय जल, गुरुत्वाकर्षण जल या स्वतंत्र जल कहते हैं। तो अधिकतम गैसीय क्षमता से अधिक जल होने पर जल दीर्घ रंध्रों में भर जाता है तथा यह जल अब
गुरुत्व बल के प्रभाव में रहता है, इसलिए इसे गुरुत्वीय बल आकर्षण जल या स्वतंत्र जल कहते हैं। स्वतंत्र जल कहते हैं। देखिए, जब अधिकतम केश क्षमता से अधिक जल हो जाता है तो वो बड़े बड़े रंध्रों में भर जाता है। मिट्टी के जो बड़े बड़े रंध्र होते हैं वहां भर जाता है, ठीक है। वहां भरने के बाद वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वो जल रहता है, इसीलिए इसको गुरुत्वाकर्षण जल या स्वतंत्र जल कहते हैं। जब गुरुत्वीय जल मृदा में नीचे की तरफ गति करता है तो इसे अंतःस्रवण कहते हैं। जब ये मिट्टी के अंदर भरा हुआ अधिकतम केश क्षमता से अधिक जल होने पर बड़े बड़े रंध्रों में भर जाता है और ये गुरुत्वीय जल जब जमीन के अंदर की तरफ गति करता है, नीचे की तरफ गति करता है, तो इसे अपन अंतःस्रवण कहते हैं। जब गुरुत्वीय जल मृदा में नीचे की तरफ गति करता है तो इसे अंतःस्रवण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? अंतःस्रवण कहते हैं। अगला है हमारा जल धारण क्षमता। ये तीन तो हो गई हमारी, कौन सी? अब कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे अपन। तो देखिए, तीन प्रकार के जल अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं जल धारण क्षमता के बारे में। जल धारण क्षमता, नाम से ही पता चलता है जल को धारण करने की क्षमता। मिट्टी द्वारा अधिकतम जल को धारण करने की, ग्रहण करने की क्षमता को अपन जल धारण क्षमता कहते हैं। तो जल धारण क्षमता, ये कुछ परिभाषाएं अपन पढ़ेंगे। अब दो तीन नॉर्मल से बातें हैं जिसमें कि मृदा द्वारा जल की अधिकतम मात्रा को धारण करने की क्षमता को जल धारण क्षमता कहते हैं। मृदा द्वारा जल की अधिकतम मात्रा को धारण करने की क्षमता को जल धारण क्षमता कहते हैं। जल धारण क्षमता कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण जल के विरुद्ध धारित जल की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करता है। जल धारण क्षमता किसे? जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अधीन होगा तो वो तो क्या चला जाएगा? जमीन के अंदर चला जाएगा। तो मिट्टी के ऊपर तो धारित हुआ ही नहीं, वो तो धीरे धीरे जमीन के अंदर नीचे की तरफ चला गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो पानी मिट्टी के ऊपर बना रहता है, धारण रहता है, वही वो क्या कहलाता है? जल धारण होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? जल धारण क्षमता हमें क्या बताती है? यह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितनी मात्रा में मिट्टी में जल बना हुआ है वो कैसे माप सकते हैं? वो जल धारण क्षमता से, उस मिट्टी की जल धारण क्षमता से हमें पता चलता है। स्क्रीनशॉट लें आप इसका।
अगला है हमारा, देखिए, क्षेत्र क्षमता। अगला है हमारा क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता क्या होती है? ये जल की वह मात्रा जिसको मृदा द्वारा निकास की जल की वह मात्रा जिसमें मृदा द्वारा निकास की उचित व्यवस्था होते हुए भी गुरुत्वाकर्षण जल के विरुद्ध नीचे जाने से रोक देती है। इस अवस्था में मृदा द्वारा धारित जल क्षेत्र क्षमता कहलाती है। पहले अपन इसको लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से पढ़ के समझ में आ जाए कि क्या कहना चाहता है। जल की वह मात्रा, जल की वह मात्रा जिसको मृदा जल निकास की उचित व्यवस्था होते हुए भी गुरुत्वाकर्षण जल के विरुद्ध नीचे जाने से रोकती हैं। गुरुत्वाकर्षण जल के विरुद्ध क्या करती है? नीचे जाने से रोक देती हैं। इस अवस्था में मृदा द्वारा धारित जल को क्षेत्र क्षमता कहते हैं। देखिए, जल की वह मात्रा जिसको मृदा जल निकास की उचित व्यवस्था होते हुए भी गुरुत्वाकर्षण जल के विरुद्ध नीचे जाने से रोकती है। जैसे एक खेत में पानी आ गया, ठीक है, पानी भर गया, उसमें उचित निकास की व्यवस्था है, सारा पानी निकल जाने के बाद भी गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि कुछ एक पानी तो जमीन के अंदर सोख लिया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, कुछ एक निकास की व्यवस्था होने के कारण क्या कर लिया जाता है? बाहर निकल जाता है। अब निकास की व्यवस्था होने के बाद और गुरुत्वाकर्षण बल के सोखने के बाद भी कुछ पानी मिट्टी के अंदर बना रहता है, मिट्टी के अंदर धारित रहता है। इस अवस्था में जो वो मिट्टी द्वारा धारित जल को अपन क्या कहते हैं? क्षेत्र क्षमता कहते हैं। ठीक है, फिर है मुरजान गुणांक। अगला है हमारा मुरजान गुणांक। अब मुरजान गुणांक क्या होता है? देखिए, जब वाष्प उत्सर्जन से होने वाली जल की हानि की मात्रा मृदा जल से अधिक हो तो पौधे मुरझा जाता है। ठीक है, अगर वाष्प उत्सर्जन हो रहा है, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया से जो निकलने वाला जल की हानि हो रही है पौधे से, वो वाष्प उत्सर्जन जल की मात्रा मिट्टी के अंदर उपस्थित जल की मात्रा से अधिक हो, तब क्या होगा? अर्थात मिट्टी से जो पौधा जल ग्रहण कर रहा है उसकी मात्रा तो कम है और वाष्प उत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल को त्यागने की मात्रा ज्यादा है, अर्थात पानी पौधे के शरीर से ज्यादा बाहर निकल रहा है और सोख अंदर कम आ रहा है, जिसके कारण क्या होता है? पौधा मुरझा जाता है। इस अवस्था में मृदा में पानी देने पर पौधा अगर पुनः जीवित हो जाता है तो उसे अस्थायी मलानी बिंदु कहते हैं।
अगर इस अवस्था में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होने पर और मृदा जल कम होने पर पौधा मुरझा जाता है। इस अवस्था में अगर अपन पुनः उसको पानी दें, ठीक है, कृत्रिम रूप से पानी दें और पौधा जीवित हो जाता है, तो इसे अस्थायी मलानी बिंदु कहते हैं। और पानी देने पर भी पौधा मुरझाया हुआ पड़ा रहता है, तो इसे स्थायी मलानी बिंदु कहते हैं। यदि ऐसी अवस्था में मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा को मूर्धान गुणांक कहते हैं। तो देखिए, जब वाष्पो उत्सर्जन से होने वाली जल की हानि, जब वाष्प उत्सर्जन से होने वाली जल की हानि मृदा जल से अधिक होती है, तो पौधा मुरझा जाता है। पौधा क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। इस अवस्था में जब पौधा मुरझा गया है, इस अवस्था में पौधे को पानी देने पर पौधा पुनः जीवित हो जाता है, तो इसे अस्थायी मलानी बिंदु कहते हैं। जबकि पानी देने पर भी पौधा पुनः जीवित नहीं होता है, तो इसे स्थायी मलानी बिंदु कहते हैं। स्थायी मलानी बिंदु कहते हैं। ठीक है। ऐसी अवस्था में मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा को मूर्धान गुणांक कहते हैं। अब इस अवस्था में जब मृदा में जो जल होता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा हो रही है और मृदा जल कम है, तब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब ज्यादा होती है, उस समय मृदा के अंदर जो जल की मात्रा होती है उसे अपन क्या कहते हैं? मूर्धान गुणांक कहते हैं। ऐसी अवस्था में मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा को मूर्धान गुणांक कहते हैं। मूर्धान गुणांक कहते हैं। ठीक है। अगला है हमारी परिभाषा असलांग बिंदु। असलांग बिंदु, ठीक है। असलांग बिंदु क्या होता है? असलांग बिंदु के बारे में अपन बात करते हैं। मृदा में जो नमी की मात्रा होती है, ठीक है, जिस पर मृदा और लेप एक दूसरे से पदार्थ से चिपकना बंद कर देते हैं। मृदा में नमी की वह मात्रा जिसमें मृदा के कण मृदा और लेप आपस में चिपकना बंद कर देते हैं, उसे असलांग बिंदु कहते हैं। असलांग बिंदु क्या होता है? देखिए,
मृदा में नमी की वह प्रतिशत मात्रा, मृदा में नमी की वह प्रतिशत मात्रा जिस पर मृदा व लेप आपस में चिपकना बंद कर देते हैं। मृदा में नमी की वह प्रतिशत मात्रा जिस पर मृदा व लेप आपस में चिपकना बंद कर देते हैं उसे अशलांग बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपन अशलांग बिंदु कहते हैं। ये तो हो गई हमारी आज के क्लास की बातें, ठीक है, जिसमें पहले स्क्रीनशॉट ले फिर थोड़ी चर्चा करते हैं इसकी। मृदा जल के बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है, जिसमें 3 प्रकार के जल अपन ने पढ़े हैं। एक तो आर्द्रताग्राही जल, दूसरा गैसीय जल और तीसरा कृत्रिम जल, ठीक है। फिर अपन ने जल धारण की क्षमता, कुछ परिभाषाएं जैसे जल धारण की क्षमता, क्षेत्र क्षमता और मूर्धान गुणांक के बारे में पढ़ा, अशलांग बिंदु के बारे में पढ़ा है। देखिए, इसके बाद अपन आने वाली क्लास में मृदा जल को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तो मृदा जल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? पहले तो मृदा का जो गठन होता है, मृदा का गठन कैसे हो रखा है, उस पर मृदा की जल धारण संग्रहण की क्षमता बढ़ती है। क्योंकि बड़े कणों वाली मृदा में रंध्र नलिकाएं होने से मृदा का जल होता है वो प्रभाव तीव्र होता है। अगर बड़े रंध्र होंगे तो पानी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। छोटे रंध्र होंगे तो पानी कम होगा, ठीक है। छोटे कणों वाले में मृदा में आर्द्रताग्राही जल ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है, ये भी होता है, ठीक है। अगला है आर्द्रता। आर्द्रता भी मृदा जल को प्रभावित करती है, क्योंकि मृदा आर्द्रता को क्या करती है? अवशोषित करती है, ठीक है। और वर्षा जल अगर मंद गति से हो, ठीक है, अगर वर्षा धीरे धीरे हो, बहुत तेज गति से हवा के साथ, थपेड़े के साथ अगर बारिश होती है तो वो फसल के लिए काम का नहीं होता। लेकिन वर्षा अगर धीरे गति से हो तो क्या होता है? मृदा का वह जल गैसीय जल, वर्षा का वह जल गैसीय जल में बदल जाता है, और गैसीय जल क्या होता है? फसलों के लिए सर्वाधिक उपयोगी, सर्वोत्तम माना जाता है। फिर मृदा की संरचना कैसी है, उसमें कण कैसे हैं, कण बड़े हैं, छोटे हैं, किस प्रकार से, वो भी मृदा जल को प्रभावित करते हैं। फिर तापमान, अगर तापमान ज्यादा होगा तो मृदा का जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा क्या हो जाएगा? उठ जाएगा, वापस उड़ जाएगा। और तापमान कम होगा तो मृदा का जल जम जाएगा। दोनों ही चीजों में क्या होता है? दोनों ही चीजों में मृदा का जल अनुपयोगी हो जाएगा, ठीक है, पौधों के लिए अनुपयोगी हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें तापमान, मृदा जल, ताप से मृदा जल प्रभावित होता है। फिर जीवांश पदार्थ की मात्रा के आधार पर, जीवांश पदार्थ जिसमें ज्यादा होता है उसमें जल धारण की क्षमता भी ज्यादा होती है, नमी हमेशा बनी रहती है। उसके बाद अपन मृदा ताप के बारे में पढ़ेंगे और कई सारी चीजें आगे कंटिन्यू इसमें करेंगे, कई सारी चीजें आएगी। तो ये हमारे इस लेसन का चौथा पार्ट था, जिसमें अपन ने बहुत सी चीजें पढ़ी। उम्मीद करता हूँ जो भी आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी इस स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लास के लिए, जैसा मैं शुरुआत से बनाते आ रहा हूँ कि पास करने के लिए अपन को नहीं पढ़ना है। पास हमको मान लिया सरकार ने कर दिया, लेकिन हमें काबिल भी तो बनना है। दूसरे जो अपन को 1 साल के लिए पास कर सकते हैं, लेकिन जो कंपटीशन जॉब के एग्जाम होंगे नौकरी के, उसमें तो सरकार पास नहीं करेगी, उसमें तो हमें खुद ही पढ़ना पड़ेगा। जब जो चीज हमें आगे चलकर 2 या 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद पढ़नी है, उस चीज को हमें 4-5 साल बाद अगर ये वापस पढ़ना ही है, तो क्यों ना अपन एक ही बार में इसको आज ही वापस अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो अभी से अगर अपन तैयारी करेंगे तो ही हमें
कामयाबी मिलेगी। जैसे जर्मनी की जो टीम है फुटबॉल की, उनके कोच नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन उन्होंने कहा था, उन्होंने वर्ल्ड कप की तैयारी, जो फीफा वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, ठीक है, उन्होंने वो अभी से तैयारी करने लग गए। जैसे ही वर्ल्ड कप उनका खत्म हुआ वो हार गए, अगले वर्ल्ड कप की वो तैयारी करने लग गए। तो उनको पूछा कि अभी तो वर्ल्ड कप खत्म हुआ, थोड़ा रेस्ट करने दो, अब अभी से क्यों तैयारी कर रहे? तो उन्होंने कहा हम अगर अभी से तैयारी करेंगे तो हमें 4 साल बाद रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, कि हम अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यू तैयारी करनी जरूरी है। तो आप भी अगर अपने स्टडी में ये गैप ला रहे हैं अभी कि भाई पास तो हो गए या वो प्रमोट हो गए हैं और अब क्या टेंशन है, अब नई स्कूलें खुलेगी तब अपन पढ़ लेंगे, नहीं, या आपकी स्टडी में जो गैप आ रहा है, पढ़ाई में जो गैप आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको ही पहुंचा रहा है। क्योंकि आप पास होकर मान लिए हो कि अब पास हो गया, अगली क्लास शुरू होगी तब पढ़ेंगे, लेकिन बीच में जो ये गैप आ रहा है वो आपको पढ़ाई से दूर लेता जा रहा है। जो आपके पिछले 10 साल 11 साल की मेहनत है उसको चुटकियों में ख़त्म करता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 साल से आप कंटिन्यू पढ़ रहे थे तो आपका रूटीन बना हुआ था कंटिन्यू। अब ये जो बीच में गैप आ रहा है वो आपका रूटीन तोड़ रहा है और आगे जाके बहुत ही तकलीफ देने वाला है आपको। तो आप ध्यान रखिए, अभिभावक भी कृपया ध्यान दें और बच्चे को कंटिन्यू स्टडी से जोड़े रखें। तो ये तो सिंपल सी बात है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।